जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सब में बहुत हेवी फीस चार्ज की जाती हैं और एनुअल चार्जेस की जाती हैं। और अभी मैं बहुत सारा गांव गली में भी घूम रहा था, वहां पर देख रहे हैं कि पानी का जो है बहाव है, पुल पुलिया का भी निर्माण नहीं है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत भी हो रहा है। डीआर कानून को हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो बहुत ही सख्ती से लागू करेंगे और जो भी इससे प्रभावित हैं, रैयत है, विस्थापित हैं, उनको 30-30 हज़ार का रोजगार हम लोग उपलब्ध कराएंगे गारंटी के साथ। अभी इस वक्त हमारे साथ अनिल पासवान है, जो झारखंड पार्टी के टिकट पर कांके विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में है। चुनावी प्रचार प्रसार किस प्रकार चल रहा है, किस रणनीति के साथ वे कांके को विजय करने के लिए निकल पड़े हैं, क्या चल रहा है आपके कांके विधानसभा क्षेत्र में, क्या रणनीति चल रहा है आपका? देखिए, कांके विधानसभा में बहुत ही अच्छा रिस्पांस हम लोगों को पब्लिक के बीच मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक का जो रुझान आ रहा है कि जितनी भी बड़े बड़े पार्टियां हैं, जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं, वो पैसे के दम पे प्रचार प्रसार तो खूब कर रही हैं, लेकिन पब्लिक के साथ जो कनेक्टिविटी है वो उनका नहीं है। और एक झारखंड पार्टी का जो मैं प्रत्याशी हूँ, इससे लोग जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं और विश्वास जता रहे हैं नए चेहरे पर भी, और उन लोगों को विश्वास हो रहा है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। कांके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का भी कांग्रेस कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, आपका विजन उनसे अलग कैसे है? देखिए, मेरा विजन इस रूप से अलग है क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के या बीजेपी के, वो आके प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं कि हम आपको रोज़गार देंगे, लेकिन प्रश्न पूछिए कि वो रोज़गार कैसे देंगे, वो बता नहीं पाएंगे, वो भरमा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर मेरे पास विज़न है। विज़न क्या है कि अगर हम लोग एमएमडीआर कानून का संशोधन करते हैं, जिसमें जो भी माइनिंग कंपनी होती हैं उसका प्रॉफिट का 26 रुपया वो सीधा जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को जाता है और उसी से रोज़गार उत्पन्न होता है, तो ये कानून में छेड़छाड़ करके इसको पब्लिक को गुमराह करके एक तरह से समझिए कि पब्लिक अधिकार को छीन लिया गया है। तो हम लोग तो सबसे पहले इसको सख्ती से लागू करेंगे। साथ ही साथ एनआरएफ जो है एक पॉलिसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके माध्यम से वहाँ पर जितने भी, ये भारत में, सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारत में जितने भी एक घर के परिवार के लोग हैं, सभी को 30-30 हज़ार का नौकरी मिल सकता है, वो भी परमानेंट नौकरी। लेकिन इसको भी लेकर क्या है कि सरकार छिपाती है, लोगों को बताती नहीं है। खनन से जुड़े जितने इलाके हैं जहाँ पे भूमि अधिग्रहण होता है, उसकी बातचीत आप कर रहे हैं? जी नहीं, ये एनआरएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो तो पूरे भारत में लागू होता है और केंद्र सरकार जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। इस पे जितनी फ़ंड की ज़रूरत है वो फ़ंड कहीं और लगाते हैं, यहाँ पे फ़ंड नहीं देते हैं। नहीं तो एक घर के सभी लोगों को 30-30 हज़ार से ज़्यादा के ज़्यादा जॉब मिल सकते हैं, बेहतर अस्पताल का सुविधा मिल सकता है, बेहतर शिक्षा का जो सुविधा है वो मिल सकता है। और माइनिंग क्षेत्र को लेकर जहाँ तक बात है, तो माइनिंग क्षेत्र में एमएमडीआर का जो कानून है, जो उसमें छेड़छाड़ कर दिया गया है, अब उसमें 10% का मात्र दिया जाता है और वो भी जनता तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है। तो कांके क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर खेती किसानी को लेकर भी बड़ी परेशानी रहती है। ये साल में एक ही बार खेती हो पाता है, कुछ प्लान है आपके पास किसानों के लिए? हाँ है, इसके लिए हम लोग जल ग्रिड का निर्माण करना ज़्यादा चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जल ग्रिड का जो है वो निर्माण ज़्यादातर नहीं हुआ है। और अभी मैं बहुत सारा गांव गली में भी घूम रहा था, एकदम गांव पे मैं गया, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि पानी का जो है बहाव है, पुल पुलिया का भी निर्माण नहीं है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत भी हो रहा है। तो ये सब तमाम चीज़ें वहाँ है, तो हम लोग जल ग्रिड का निर्माण करवाएंगे। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, आप जब भ्रमण कर रहे हैं तो क्या परेशानियाँ नज़र आ रही हैं पूरे कांके इलाके में? परेशानियाँ देखिए, अभी तक जो आम आदमी का परेशानी जो है वो तो एक रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ पे जा रहा हूँ सारे लोग हर महीने स्कूल का फ़ीस भर भर के परेशान है। जैसे नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सब में बहुत हेवी फ़ीस चार्ज की जाती हैं और एनुअल चार्जेस की जाती हैं, और इस पर किसी का नज़र नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एंडोमेंट फंड पॉलिसी को लागू करते हैं, जो अमेरिका में चलता है, और स्टडी नाउ पे लेटर, अभी पढ़िए बाद में भुगतान कीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया में चलता है, उसको अगर हम झारखंड में लागू करते हैं, अपने विधानसभा में लागू करते हैं, तो इसके तहत किसी भी व्यक्ति को पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को हायर एजुकेशन तक पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मुफ्त में पढ़ सकते हैं, और जब उनका हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा और जब वो जॉब प्राप्त कर लेंगे, तब वो धीरे धीरे जो है वो पैसा चुका सकते हैं। तो ऐसी पॉलिसी ऑलरेडी अदर देश में चल रहा है, लेकिन हमारे
राज्य में ये पॉलिसी नहीं ला जा रही है। यहाँ पे क्या है, आपको पढ़ने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, ये उल्टा पॉलिसी चल रही है। तो ये यहाँ पे जितनी भी जनता उनको गुमराह करके रखा गया है, और जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि लोग हैं, जो भी एमएलए हैं, एमपी है, या तो उनकी जानकारी में नहीं है या तो वो बताना नहीं चाहते पब्लिक को। इन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए आपको जीतना पड़ेगा और जीतने के लिए चुनाव प्रबंधन बेहद ही ज़रूरी है। कैसे कर रहे हैं आप अपना चुनाव प्रबंधन? देखिए, हमारा चुनाव प्रबंधन में हम लोग देखिए, इसमें हम लोग जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, सीधा हम लोग जनता के बीच में ही जा रहे हैं। हाँ, हम लोग मुद्रों की जो है, जितना भी यहाँ पर अभी बड़े बड़े पार्टियाँ हैं वो मुद्रों की राजनीति कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारे पास वो चीज़ें हैं भी नहीं, लेकिन हम लोग कनेक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं और लोगों का समर्थन भी बहुत अच्छे से हम लोगों को मिल रहा है। लोगों का समर्थन मिल रहा है। जी। कांके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अब तक जितने कैंडिडेट रहे हैं, क्या वे अपने उस जो जिस कारण से सीट को रिजर्व किया गया था उसको पूरा कर पाए हैं? नहीं नहीं, ये जिस उद्देश्य से रिजर्व किया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए, ये बिल्कुल भी उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाई। कारण बताता हूँ कि 70% से भी जितने भी दलित समाज के लोग हैं वो भूमिहीन है अभी भी। और इवन मैं जब चुनाव से पहले भी, एक महिला थी, उनका घर पूरा बरसात से गिरा हुआ है, पूरा झोपड़ी है, प्लास्टिक का घर वो लगा के बैठी हुई है, और जब उनका आवास देने का समय आया तो पता चला कि उनके पास भूमि ही नहीं है। ये आपको करंट रिजल्ट में बता रहा हूँ। तो यानी कि 70% से भी ज़्यादा लोग भूमिहीन है, खासकर दलित समाज के लोग अधगम बहुत नीचे हैं। उन तक सरकारी योजनाएं पहुंच पा रही हैं? जो सरकार अबुआ आवास हो गया, अनेकों योजनाएं हैं, मैया सम्मान, ये तो हालांकि बहुत प्रचलित हो गया है, लेकिन जो योजनाएं हैं सरकारी, जल जीवन मिशन, पहुंच पा रहा है लोगों तक? लोगों तक जो योजनाएं हैं वो तो पूरा प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। और जहां तक मैया सम्मान योजना का बात है, तो उससे बढ़िया तो बेहतर है कि लोगों को हम रोज़गार दे दें, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र में हमारे जितने युवा लोग हैं 5-5 हज़ार रुपये कमाने के लिए मोहताज है, और वहाँ से पलायन हो चुका है। मतलब यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं 5,000 6,000 कमाने के लिए। मैं इतना मजबूर हो गया, जबकि सबसे ज़्यादा माइनिंग कंपनियाँ उस क्षेत्र में हैं। एक सवाल ये रहेगा, ये चुनाव लड़ना आपके लिए क्या मायने रखता है? चुनाव लड़ना, जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन चुनाव लड़ना क्या मायने रखता है आपके लिए? चुनाव लड़ना मेरा ये है कि ये एक समाज का प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका मिला है। जैसे कि अगर एक नौकरी अगर किसी का हो जाता है तो उससे समाज नहीं बनता है, लेकिन जो ये मुझे मिला है, एक प्रतिनिधित्व का जो दायित्व मिला है, इससे हम अपने समाज को प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, उन तक उनका जो हक अधिकार है उसको ला पाएंगे। और यहाँ पर हम लोग राजनीति नहीं, कार्यनीति करने आए हैं। मैं एक साधारण फैमिली से हूँ, मेरे घर में किन्हीं का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, और मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया इसके लिए समस्याएं जिम्मेदार हैं। मैं एक खपड़े घर से बिलोंग करता हूँ, मिट्टी घर से बिलोंग करता हूँ, और मेरा पेशा जो था वो टीचिंग था। मेरा कोचिंग सेंटर चलता है, तो मेरा जीवनी का भी साधन वही, और मुझे एंजॉय भी मैं ज़्यादा उसी में करता हूँ, बच्चों को एजुकेट करने में। लेकिन मेरे साथ कुछ हादसा हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे कि मेरे जो घर वाले लोग हैं 3 पीढ़ी से तसला में पानी ढोते थे। मेरी माँ ढोती थी, मेरे बहन सब ढोती थी, इवन मैं भी साइकिल में ढोता था, ठेला में ढोता था। तो गलती से जब समय काफ़ी ज़्यादा लंबा बीतता चला गया, और गलती से मेरे हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन का किताब लगा, जिसमें से एक आया आर्टिकल 21 का, जो है वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, राइट टू लाइफ, जिसमें पानी पीने का मेरा अधिकार है। और वो जब मैं पढ़ा तो उसके बाद मैं जीएम को जो है वहाँ पे लेटर दिया, एसओपी को दिया, बीडीओ को दिया, डीसी सर से मैंने बातचीत भी की। तो उस समय मुझे पानी नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला। और उस समय मैंने क्या किया था कि काफ़ी ज़्यादा कोरोना काल आ गया था, तो कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो जिसके वजह से मेरा पूरा परिवार, हम लोग गए था और टांगी पकड़ के जो सीसीएल का मेन लाइन है वहाँ जाके हम लोगों ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जेसीबी से पूरा कोड़ के पूरा पाइप हमने घुसा दिया, और उस समय मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो ये मेरा एक पहला सीढ़ी था, और उस समय मैं बड़ा हड़बड़ा गया था, क्योंकि मैं भी अकेला था, मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद मुझे एक लीडर जो थे, थोड़ी मोड़ी पहचान थी उनसे, तो मैं ऐसी उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ समस्या आ रहा है, मेरे ऊपर एफआईआर वगैरह हो रहा है। तो वो व्यक्ति जो थे, जल मंत्री जो थे उस समय के, उनसे वो कॉल गिरवाए, और तब मेरे घर में पानी आया। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अब राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है,
कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है एक पढ़े लिखे लोगों के साथ, तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके साथ पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होती होंगी। तो ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर मेरा एक और हुआ था, एक बड़ी सी कंपनी थी, रोड बनाने वाली कंपनी, नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है मेरे घर के आसपास मतलब ये कर रही थी। यहाँ तक कि हमारे खाने के प्लेट में पूरा सीमेंट भर जाता था, सीमेंट भर जाता था। तो उनसे फिर मैंने वही लड़ाई लड़ा। मैंने प्रशासन को लेटर दिया, तमाम प्रशासन को दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लास्ट में फिर वही गैता वाला स्टाइल हम लोगों ने किया, गया तोड़फोड़ किया, पुलिस प्रशासन आई, उन लोगों से मेरा सीधा बातचीत हुआ। लास्ट में उन्होंने कहा कि भाई आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज है, आप इस चीज़ को वहाँ से करवाइए। और लास्ट में कंपनी वालों ने जो मेरा हेल्थ मेंटेनेंस होता है वो दिया भी, और लास्ट में जो मेरा अवैध तौर से जो ज़मीन कब्जा किया था उसमें मैंने कुछ इस तरह के आर्टिकल का इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट में मैंने उनको चैलेंज किया, और तब लास्ट में वो वहाँ से छोड़ के भाग गई। तो ये मेरा राजनीतिक में आने का जो कारण हुआ है, ये 2 घटनाओं के कारण हुआ है। वाह। तो इसको और आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, स्वास्थ्य से मेरा एक दर्द जुड़ा हुआ है। 4 साल 5 साल पहले राय स्टेशन में एक महिला थी और उनका 2 पाँव कट गया, और उस समय वो मेरी माँ थी जिस महिला का पाँव कटा। और उस समय मैं कोचिंग सेंटर रामगढ़ में और रांची में पढ़ाता था। तो मेरी बहन उस कटे हुए पाँव को अपने हाथ में लेके बचरा अस्पताल जो है वहाँ पे लेके गई, लेकिन वहाँ इलाज नहीं हुआ। वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया गांधीनगर से दूसरे जगह पर, और इस दौरान मेरी माँ का जो है जान चला गया। तो मैंने उस समय से निर्णय कर लिया है कि अगर हमारे विधानसभा में अगर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल होती तो क्या इसकी नौबत आती? नहीं आती। तो ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है, और अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं अपने कांके विधानसभा क्षेत्र में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल लेकर आऊँगा, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे बहुत सारे गरीब गुरबा लोग हैं। ऐसे ही सिर्फ एक इंसिडेंट सिर्फ मेरी माँ के लेके नहीं हुआ है। अभी मोहन नगर में भी एक लड़का जहर खाया, डकरा में लेके गया, वहाँ से रेफर कर दिया गया, और फिर हुआ क्या चीज़, वो भी रास्ता में दम तोड़ दिया। ऐसे 2-3 केस हमारे पास आए। तो ये सब चीज़ें दर्शा रही कि ये दर्दनाक है, और ये सबका दर्द है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो हमारा लक्ष्य है कि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हमारे कांके विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए। हमारे लोगों को अपने विधानसभा से दूर जाने की आवश्यकता ना पड़े, मुफ्त में सस्ता और बेहतर और तमाम बीमारियों का इलाज वहाँ पे उनका मिल सके, ये मेरा लक्ष्य है। तो सभी जानते हैं अस्पताल किसी एक जाति एक धर्म के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता है। पानी पीने की से शुरू हुई ये लड़ाई अब विधानसभा चुनाव तक पहुंच गई है। देखना दिलचस्प होगा विधानसभा चुनाव में इनको जनता का कितना समर्थन मिलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।